मेरे पास का ही नहीं, मैं जब देखता हूँ मुझे जानता ही नहीं, पास होना मेरा बनता ही नहीं, मैं सब पढ़ता कुछ जानता ही नहीं, सर आए बोले पढ़ना ही नहीं, इट्स टाइम फॉर असाइनमेंट डरना ही नहीं, लिख लिख के हाथ है सुझाए, इससे रद्दी का कोई काम धंधा ही नहीं, सच्चाई यही की जॉब्स ही नहीं, सच्चाई यही बच्चों में नहीं, यूनिटी टॉपर है ये क्लास के, समझे खुद को बाप प्रोफेसर किए चाटे बोले करके दिखा तू। हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू मिश्रा फिर अकाउंटेंसी के चैनल में आपके सामने। उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से वेल प्लान तरीके से चल रही होगी। आप 12th के स्टूडेंट्स से मेरा पर्सनली हम्बली रिक्वेस्ट होगा, आप इस कोविड-19 के चक्कर में जो आपकी एजुकेशन है, जो आपकी पढ़ाई लिखाई है, वो थोड़ी सी प्रभावित तो चल रही है, लेकिन आप ध्यान दें आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं और इसलिए आप अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करो। अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो, स्कूल नहीं जाना हो रहा है, तो आप उस टाइम को अपने सेल्फ स्टडी में वो टाइम स्पेंड करिए। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप इन वीडियोज को अगर रेगुलर बेसिस पे सीक्वेंस में आप देखते चले आते हो तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और इस क्रम में अगर बात करें तो मेरा सेकेंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है और ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बड़ा अच्छा लगता है ये टॉपिक स्टडी करने में। और ये पूरे पार्टनरशिप का मैं बता चुका हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी वे में आप इसको लेकर चल सकते हो, लेकिन ये पूरे स्टडी को आप इजी वे में लेके न चलो, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक वर्ड होता है वैल्यूएशन, यानी मूल्य जानना, किसी भी गुड्स का जो वैल्यू होता है वो वैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन मतलब उस वैल्यू को फिर से रीवैल्यू करना, मतलब फिर से उसकी कीमत को डिसाइड करना, समय के साथ साथ उसकी वैल्यू को फिर से डिसाइड करना। ध्यान देना, कोई नया एसेट नहीं है, कोई नया आइटम नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसी सेम आइटम को दोबारा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हो, क्या होगा। एक इमेजिन करो, एक एग्जांपल आपके सामने मैं रखता हूँ कि जैसे आपने 2 लाख रुपीज का लैंड परचेज किया, 2 लाख रुपीज का आपने लैंड परचेज किया 2-3 इयर्स पहले। जब भी आपसे बात होती है कितने में लिया, कितने में लिया, तो 2 लाख का लिया, 2 लाख में ले लिया मैंने, ठीक है। 3-4 इयर्स के बाद सडनली आप उस जमीन को, उस लैंड को सेल करना चाहते हो, या एक बार चाहते हो कि देखें कितने रुपए का ये लैंड हमारा होगा, उसकी एक मार्केट में वैल्यूएशन कराना। तो उसमें पता चला उसकी वैल्यू आज के हिसाब से 3,50,000 रुपीज हो गई। यानी कि आपने कोई दूसरा लैंड नहीं परचेज किया, वो जो एक बार आपने लैंड परचेज किया था 2 लाख रुपीज का, वो सेम लैंड की वैल्यू आज मार्केट के हिसाब से उसकी वैल्यू 3,50,000 हो गया। मीन्स कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आपने नहीं किया, लेकिन फिर भी 1,50,000 रुपीज एक्स्ट्रा हो गया उसकी वैल्यू। यानी आज जब उसको हमने वैल्यू किया तो उसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन। तो देखिए यहाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट जो बनेगा उसमें क्या है, तो व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड वी प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को फिर से वैल्यू करेंगे, दोबारा जब रीवैल्यू करेंगे, तो वहां पे हम क्या प्रिपेयर करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये कब करने की जरूरत होती है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, हम एक पार्टनरशिप फॉर्म में रीवैल्यूएशन का यूज क्यों करेंगे, अपने एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन क्यों करेंगे, कब करेंगे, क्यों करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है व्हेन वी मेक रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कब हम ये काम करेंगे, हमको अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन कब करना चाहिए, किस कंडीशन में करना चाहिए। तो एक तो जनरली ऐसे कभी कभी हम अपनी एसेट्स की वैल्यू चलो कर लेते हैं, देख क्या। एक तो ये जनरल चीज है कि मैंने 2 लाख की लैंड खरीदी थी 3 इयर्स पहले और आज 4 इयर्स के बाद इसकी वैल्यू 3,50,000 रुपीज है। तो ये एक जनरल इंटेंशन भी है, लेकिन फिर भी
पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप क्या बोल सकते हो, कब इसकी रिक्वायरमेंट होती है रिवैल्यूएशन की? फर्स्ट थिंग इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा, जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं पहले से, उन पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब चेंज करने का उन्होंने प्लान किया कि पहले हम 3 और 2 लेते थे, अब हम लोग 2 और 1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट, तो जब भी वो नया रेशियो बनाना चाहते हैं तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कंडीशन में क्या होगा, वो रिवैल्यूएशन करेंगे। किसका? अपने एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करेंगे। सेकेंड थिंग इज एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब एक नए पार्टनर का एडमिशन फर्म में होता है उस समय भी ये देखना जरूरी होता है कि वहां जो नया पार्टनर आने वाला है वो निश्चित रूप से जानना चाहेगा कि इस फर्म की जो एसेट्स और लायबिलिटी इन्होंने शो किया है अपने बैलेंस शीट में, क्या वो एक्चुअल है, क्या वो आज के हिसाब में वो उसकी वैल्यू सही है। यानी बिफोर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ध्यान देना मैंने वर्ड का इस्तेमाल किया बिफोर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जैसे आपको इमेजिन करते हो कि कल से एक नया पार्टनर आने वाला है, या आप उसको इनवाइट कर रहे हो कि आप फर्म में पार्टनर बन जाओ, तो निश्चित रूप से आएगा तो ऐसे आंख बंद किया और आपके साथ पे आकर के तुरंत पार्टनर बन जाएगा, कैपिटल लगा देगा, ऐसा नहीं है। वो देखना चाहता है पहले कि फर्म का बैलेंस शीट क्या है। क्यों बैलेंस शीट देखेगा? क्योंकि वो बैलेंस शीट में ये जानना चाहता है कि पार्टनर्स क्या, जो पहले से एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, उनके एक्चुअली कैपिटल क्या है, उस फर्म की कैपिटल के अलावा लायबिलिटीज क्या है, आज के डेट में उनकी लायबिलिटीज क्या है, और आज के डेट में उस फर्म के पास, पार्टनरशिप फर्म के पास जो भी एसेट्स हैं उनकी आज की करंट वैल्यूज क्या है। तो इसके लिए बिफोर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, या कह सकते हो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब भी एक नया पार्टनर फॉर्म में आएगा उस समय भी हम अपने फॉर्म के एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएशन करते हैं, क्या, ताकि वो जो भी नया पार्टनर है उसको एक्चुअल फिगर, करेक्ट फिगर दिखाई दे, आज के हिसाब से उसको फिगर दिखाई दे सके। थर्ड पॉइंट इज रिटायरमेंट ऑफ द डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब भी कोई पार्टनर फॉर्म से रिटायर होगा या डेथ हो जाता है सडनली उस पार्टनर का, तो निश्चित रूप से आप सोचो अगर रिटायर हो गया, यानी कि 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, एक पार्टनर सी चला जाता है रिटायर होकर के, तो उसके जाने के बाद फर्म की प्रॉफिट तो अब 2 ही लोगों में बटेगी। अब फर्म में कैपिटल भी 2 ही लोगों का होगा, फर्म में डिसीजन मेकिंग भी केवल 2 ही लोग करेंगे। यानी एक पार्टनर रिटायर होने के बाद अब उस फर्म की पूरी नए सिरे से एक प्लानिंग होगी, कंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होगा, और इस केस में भी निश्चित रूप से फर्म की एक्चुअल एसेट और लायबिलिटी का वैल्यूएशन होना चाहिए। या ऐसे ही किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो नेक्स्ट है सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जब भी एक पार्टनरशिप फॉर्म को सेल किया जाएगा तो उस सेल के समय में भी फॉर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज का आज का स्टेटस जो होगा, आज का जो करंट पोजीशन होगा, उसके हिसाब से ही हम उसके अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को सेल कर पाते हैं। या मार्केट में जो भी लोग परचेजर होंगे उन एसेट्स और लायबिलिटीज का, वो आज के हिसाब से उसकी वैल्यूएशन को देखेंगे और देखेंगे कि कितना इसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है। एट द टाइम ऑफ अमेलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फॉर्म, यानी जब 2 पार्टनरशिप फॉर्म्स का अमेलगमेशन होता है तो यानी 2 पार्टनरशिप फॉर्म अपने आप को मर्ज करके एक पार्टनरशिप फॉर्म बना लेते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमको यहाँ पे रिवैल्यूएशन करना पड़ता है। जब भी हम एसेट्स या लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं करंट पोजीशन को जानने के लिए, तो इससे रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज बनाने पड़ते हैं। आपको पता है ना, अकाउंटिंग का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जर्नल। तो इसलिए जर्नल से अगर हम बात करें तो जर्नल कैसे बनाएंगे, तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जो भी जर्नल एंट्रीज हैं वो आपके सामने आपको पुटअप कर दिए गए हैं। अब क्या होगा, जब भी हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन करेंगे, रिवैल्यूएशन करेंगे, तो ऐसे में या तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, या तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी, या तो लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी, या तो लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है एसेट इंक्रीज, यानी जब भी
इस फर्म की एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी। एसेट की वैल्यू इंक्रीज होना यानी देखो इंक्रीज होने का सेंस ये लगाओ कि जब आप एसेट परचेस करके लाते हो तो एसेट आ रहा है आपके पास। रूल क्या है, जनरल रूल क्या है, रियल अकाउंट से बिलोंग करता है। तो जनरल का रूल क्या है, एसेट कम्स इन डेबिट, एसेट गोज आउट क्रेडिट। एसेट कम्स इन, आप ऐसे भी बोल सकते हो एसेट इंक्रीज डेबिट। तो इसलिए एसेट इंक्रीज जब करेगा तो हमेशा एसेट अकाउंट डेबिट। और क्यों इंक्रीज किया, आपने नया एसेट कोई परचेज नहीं किया है, उसकी वैल्यू बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, रिवैल्यूएशन के कारण। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ एक आपको शॉर्ट ट्रिक के लिए ए प्लस हो गया। यानी कि जब भी एसेट प्लस होगा तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट डिक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। डिक्रीज होने पर एसेट गया, उतने रुपए की वैल्यू हमारी एसेट की कम हो गई, यानी कि कम होना या एसेट का चला जाना, यानी एसेट क्या हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक, लायबिलिटी इंक्रीज, तो लायबिलिटी इंक्रीज करे। आपको पता है ना, लायबिलिटीज के जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनके बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होते हैं। तो लायबिलिटीज का बैलेंस इंक्रीज होता है, यानी जब तक लायबिलिटी फर्म के ऊपर रहेगा लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। और जब लायबिलिटी इंक्रीज होगा यानी लायबिलिटी और बढ़ गया, तो जब लायबिलिटी इंक्रीज होगा, जब लायबिलिटी बढ़ेगा तब तक लायबिलिटी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और जब लायबिलिटी क्रेडिट होगा तो इसका मतलब क्यों लायबिलिटी बढ़ गया, हमने कोई नया लोन नहीं लिया, वही लोन की वैल्यू बढ़ गई। जैसे मैंने बैंक से लोन लिया था 1 लाख रुपए, अब क्या हुआ, वो धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होते होते वो लायबिलिटी 1 लाख से 1,20,000 रुपए हो गई, यानी लायबिलिटी हमारा 20,000 रुपए हो गया। क्यों हो गया, रिवैल्यूएशन के कारण हो गया। इसी तरह से क्या हो सकता है, लायबिलिटी डिक्रीज। जब लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो आप समझ लो ना, एल माइनस होगा, तो लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। तो रिवैल्यूएशन हमने किसका किया, एसेट्स का और लायबिलिटीज का। अब देखो क्या होगा, या तो लायबिलिटी इंक्रीज करेगा, लायबिलिटी डिक्रीज करेगा, एसेट इंक्रीज करेगा, एसेट डिक्रीज करेगा। लेकिन ओवरऑल हम ये देखते हैं कि फाइनली एसेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने के बाद फाइनली रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। और इसको जानने के लिए फर्म को प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन पे कि लॉस हुआ, यही जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। अगर प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन पे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। नए पार्टनर के आने से पहले, नए पार्टनर के आने से पहले रिवैल्यूएशन होता है, इसलिए रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होता है तो इस प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में अपने कैपिटल में ट्रांसफर कर लेंगे, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। या रिवैल्यूएशन करने पर फाइनली क्या हो सकता है, लॉस। अगर लॉस होता है तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जब होगा तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, लॉस ऑन कैपिटल क्या होता है, डिक्रीज। इसलिए कैपिटल को क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री। अब इस जर्नल एंट्री के थ्रू हम क्या बनाएंगे, जर्नल एंट्री के थ्रू क्या बनाएंगे, अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आइए उसको देखते हैं, पोस्टिंग करने आपको आता है, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करने आपको आता है और उसको आप पोस्टिंग के थ्रू भी कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ध्यान देना इसमें ए प्लस और एल माइनस, ए माइनस एल प्लस। ध्यान देना एसेट माइनस होने का मतलब क्या होता है, एसेट माइनस होगा तो कहीं ना कहीं लॉस होता है, और लॉस जब भी होगा बताओ क्या होगा, लॉस होने का मतलब है कि डेबिट होता है लॉस। इसलिए देखो एसेट माइनस हो कहां आ गया, इसमें आ गया। लायबिलिटी का इंक्रीज हो जाना, लायबिलिटी बढ़ना, क्या लगता है, लायबिलिटी का बढ़ना आपको अच्छा लगता है। अगर लायबिलिटी बढ़ेगा तो निश्चित से यहाँ पे भी आपको लॉस महसूस होगा, कह रहे यार लायबिलिटी बढ़ गया तो ये तो हमारे लिए लॉस है, इसलिए आप लॉस है कहाँ लिख देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट साइड में। और इसी तरह से एसेट इंक्रीज कर गया
तो एसेट इंक्रीज करना मतलब प्रॉफिट। 2 लाख का लैंड है, 3,50,000 हो गया एंड 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट आपका इंक्रीज हो गया, और इसलिए इंक्रीज हो गया तो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का उनको हमेशा क्या करता है, क्रेडिट। लायबिलिटी का डिक्रीज होना, लायबिलिटी का कम हो गया, तो ये भी तो गुड साइन है, ये भी तो फायदा है, और जब ये भी फायदा है तो फायदे को, प्रॉफिट को हम हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। चलिए देखते हैं एक टॉपिक, मतलब मान लो कि 2 लाख रुपीज का लैंड है, हाँ, अब इसकी कीमत 3,50,000 रुपीज हो गई, तो क्या लग रहा है, ये प्लस हुआ, कितना प्लस हो गया, 1,50,000 रुपीज प्लस हो गया। तो ये जो प्लस होता है ना रिवैल्यूएशन से, ये हमारा कहाँ आएगा, प्लस हुआ है तो 1,50,000 रुपीज यहाँ आ जाएगा। इंक्रीज हुआ है, क्या इंक्रीज हो गया, लैंड, तो बाई लैंड, यानी ये एसेट हमारा 1,50,000 से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एक और एसेट लेते हैं, मशीन। मशीन के बारे में बात करो तो मशीन आपका पहले मशीन था 50,000 रुपीज, अब वो 2-3 साल से आप कंटिन्यू यूज करते हो, तो आपकी वो मशीन क्या होगी, टाइम टू टाइम की कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है ना, या ओल्ड टेक्नोलॉजी हो जाती है, तो जैसे भी उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, यानी डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन लगने के बाद अब इसकी वैल्यू है 40,000। आपने क्या देखा, एक एसेट है जिसकी वैल्यू प्लस हो गया, दूसरा एसेट की बात करेगा तो क्या लग रहा है, 10,000, क्या दिख रहा है यहाँ पे, 50 का था, अभी 40,000 की एक्चुअल वैल्यू है, यानी यहाँ पे 10,000 रुपीज हमारा एसेट का क्या हो गया, रिवैल्यूएशन करने से लॉस हो गया। ये कहाँ जाएगा, लॉस है, एसेट हमारा डिक्रीज हो गया, यहाँ पे हमने लिख दिया टू मशीन, ये हो गया, ठीक। इसी तरह से अभी हमें एसेट का इंक्रीज होना, एसेट का डिक्रीज होना, दोनों देख लिया। अब हम बात करें लायबिलिटी इंक्रीज या लायबिलिटी डिक्रीज। अगर मान लो क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब क्या होता है आपको पता है, जिनको इन फ्यूचर पैसे पे करेंगे, जिनसे हमने उधार सामान परचेज किया था, क्रेडिट परचेज किया था, तो क्रेडिटर्स उनको बोलते हैं। तो अगर क्रेडिटर पहले था 40,000 रुपीज का, और अब आज डेट में क्रेडिटर हो गया 30,000 रुपीज, या ऐसे 35,000 रुपीज हो गया, तो क्या लग रहा है, पहले आपको इतना देना था 40,000, अब आपको कितना देना है, 35,000, तो ये देना हो गया, यानी कि 5,000 रुपये आपको अब लायबिलिटी का पे करने की जरूरत नहीं है। यानी ये कहीं ना कहीं आपके लिए क्या है, तो फायदा है, क्योंकि प्लस होने का मतलब ये हो गया लायबिलिटी। अगर मैं यहाँ पे देखो समझने की बात है, मैं ये मानता हूँ कि ये क्या था आपका, लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या हो गया, कम हो गया, माइनस हो गया 5,000। लायबिलिटी माइनस होने का मतलब हो गया कि ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट को इंडिकेट करता है, कितने का प्रॉफिट हो गया, लायबिलिटी कम हुआ 5,000 का, तो यहाँ मैंने लिख दिया बाई क्रेडिटर, ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अगर एक और मैं लेता हूँ इसी क्रेडिटर को, या मैं एक और लायबिलिटी लेता हूँ यहाँ पे, बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल सपोज कर लो पहले 25,000 का था, अब ये हो गया 38,000 रुपीज हो गया, तो सोचो 25 था, 38 हो गया, यानी क्या हो गया, यहाँ पे लायबिलिटी प्लस हो गया, लायबिलिटी हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया। सोचो लायबिलिटी प्लस होना मतलब तकलीफ होगा, और इसलिए कितने का लायबिलिटी प्लस हो गया, 13,000 रुपीज लायबिलिटी प्लस। लायबिलिटी प्लस होना मतलब कि लॉस होना, लॉस होगा, लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 13,000 रुपीज, और ये हो गया हमारा किस बात का वैल्यूएशन होता है, किस आइटम का वैल्यूएशन हुआ था, तो लायबिलिटी बढ़ा था बीपी, तो 2 बीपी। बीपी का मतलब हो गया ब्लड प्रेशर, कह सकते हो ना, ब्लड प्रेशर। लायबिलिटी का मतलब इसको देख करके ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, तो बीपी। ये तो मैंने जोड़ किया, लेकिन बिल्स पेएबल जैसे लायबिलिटी। अभी क्या हुआ बताओ, एक एसेट इंक्रीज हुआ, एक लायबिलिटी डिक्रीज हुआ, दोनों किस बात को डिनोट कर रहे हैं, प्रॉफिट को। ये पोर्शन प्रॉफिट को इंडिकेट कर रहा है, ये पोर्शन लॉस को इंडिकेट कर रहा है। अब एक काम करना है, हमने जो भी एसेट लायबिलिटी था उसका हमने रिवैल्यूएशन तो कर लिया, लेकिन फाइनली देखना ये है कि हमको इस रिवैल्यूएशन से क्या आउटपुट मिला, हम फाइनली प्रॉफिट में है कि लॉस में है, क्योंकि कभी प्रॉफिट हुआ है कहीं लॉस हुआ है। अब देखो तो क्रेडिट साइड मतलब कि प्रॉफिट साइड हमारा दिख रहा है 1,55,000, जबकि डेबिट साइड यानी लॉस साइड हमको दिख रहा है 23,000 का ओवरऑल लॉस। अब देखें अगर
तो कितने का डिफरेंस हो गया, 2 हो गया और ये हो गया 1,32,000 रुपीज। यानी फाइनली क्या दिख रहा है, ये आपका था प्रॉफिट वाला पोर्शन, ये था आपका लॉस वाला पोर्शन। यानी फाइनली आप अब क्या हो, प्लस में हो। प्लस का मतलब क्या हो, प्रॉफिट में हो, और प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट को कौन लोग ले लेंगे, पार्टनर्स। इनकी क्या दिख रहा है प्रॉफिट होने पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग कहां करोगे, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है। और यहाँ पे आप पार्टनर्स का नाम, जो भी पार्टनर्स है, जैसे ए कैपिटल, बी कैपिटल, ये पुटअप किया आपने, और 1,32,000 रुपीज ये हो गया। अकाउंट आपका क्लोज हो गया, 1,55,000, 1,55,000 ये क्लोज हो गया। और अब ये 132 जो होगा ना, इसको क्या करोगे आप, 1,32,000 का ये अब जो रिवेल्यूएशन का ओवरऑल प्रॉफिट है उसको ए और बी अपने जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे मान लो 3 हो और 2 हो तो 3/5 2/5 हो जाएगा, और इस रेशियो में इस अमाउंट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इस तरह से ये आपको बना रीवैल्यूएशन अकाउंट। और ये आपका इस चैप्टर का फाइनल टेस्ट था। आप अपने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को एक सीक्वेंस में फिलहाल रिवीजन कर जाइए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में ऑलमोस्ट 60% जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है पार्टनरशिप के वो आपको मिल जाते हैं। और इसलिए फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अगर आपने परफेक्टली तैयार कर लिया तो थर्ड चैप्टर मीन्स एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर या रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर या डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, ये सारे चैप्टर्स आपके लिए स्मूथ होंगे, सिंपल होंगे। और इस तरह से ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि देखो वीडियो की क्वालिटी क्या है, क्लियरिटी क्या है, ठीक है। मैं एक स्टार्टअप कर रहा हूँ, इसलिए मैं इन चीज़ों पे थोड़ा सा जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो तो मेरे पास नहीं है जितना होना चाहिए, बट आपके पास कंटेंट बेहतर सप्लाई किया जा रहा है। आप उसको अगर यूटिलाइज करोगे तो आप यही पाओगे कि आपको हर एक टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से बताने की कोशिश की गई है। और अगर आप इस बात को अप्रिशिएट करोगे, अपने कमेंट्स दोगे, अगर आपको नहीं भी टॉपिक्स अच्छे लगते हैं कंटेंट्स, तो आप मुझे डिसलाइक करो, कमेंट में बताओ, मैं उस चीज़ों को जरूर आपके लिए बेहतर करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड प्लीज लाइक, subscribe and share my these videos. I hope to all of you. Thank you very much.